Hello students, myself Akhilesh Dar Dubey, PGT Economics, Kendriya Vidyalaya Saidon. Students, we are discussing the unit 4 of your syllabus, which is government budget and the Indian economy. इससे पहले हम लोग इसका 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट को हम लोगों ने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था, आपसे पहले भी डिस्कस किया था। तो उसके 2 सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 2 पार्ट में था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट में मीनिंग और ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिसिट मेजर्स ऑफ डेफिसिट कह लीजिए कि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को मेजर करती है। वो कौन कौन से डेफिसिट है जो आपके सिलेबस में है, वो हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। उस पर हम लोग आए उससे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन आपसे डिस्कस करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग बजट को 2 तरीके से डिवाइड किया है। एक को हम कह रहे हैं रेवेन्यू बजट और एक को हम कह रहे हैं कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रखा गया है। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक साथ रखा गया है। ठीक है, ओके। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रखा गया है। ठीक है, इनका जो मीनिंग हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी को हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए CLRA लिखा है, बड़ा सिंपल है। C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, A स्टैंड्स फॉर एसेट। ठीक है, क्रिएट, लायबिलिटी, रिड्यूस, एसेट। C अगेन वही मीनिंग है, क्रिएट, एसेट, रिड्यूस, लायबिलिटी, क्रिएट, लायबिलिटी, रिड्यूस, एसेट, क्रिएट, एसेट, रिड्यूस, लायबिलिटी। ठीक है, लिखना कैसे है? अब देखिए, रिसिप्ट पहले रखा है, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, CLRA, ठीक है, CLRA यहां भी वही है, बस पीछे का हमने हिस्सा इंटरचेंज कर दिया है। CLRA है, CARL हो गया है। CLRA ये और ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे CARL उलट दिया है, L को नीचे कर दिया है, R को ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, जब रेवेन्यू बजट की बात आती है तो यहाँ पे नाइदर नॉर आता है, नाइदर नॉर। सो नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, तो वो क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, न तो लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट रिड्यूस होते हैं। जैसे टैक्स और नॉन टैक्स कलेक्शन जो गवर्नमेंट के हैं, उससे गवर्नमेंट के ना तो लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट रिड्यूस होता है। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी क्या है? नाइदर, नाइदर नॉर, नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। ना तो इससे एसेट क्रिएट होता है गवर्नमेंट का इस तरह के खर्चों से, न ही कोई लायबिलिटी ही रिड्यूस होती है। जैसे वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार खर्चा तो कर रही है, लेकिन वेज बिल हो गया, सब्सिडी हो गया, इनसे सरकार के जो लायबिलिटी है उसमें कोई कमी नहीं होती है। ये रेकर्ड टाइप का होता है, बार बार करना पड़ता है, हमेशा करना पड़ता है। ठीक है, और इससे किसी तरह का एसेट भी जनरेट सरकार का नहीं। दूसरे हाफ पे आप आ जाइए, यहां पे क्या है? डज क्रिएट लायबिलिटी एंड रिड्यूस एसेट, डज क्रिएट लायबिलिटी एंड रिड्यूस एसेट। इसमें लायबिलिटी क्रिएट होती है और एसेट भी रिड्यूस हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। जैसे बोरोइंग्स है, लायबिलिटी को बढ़ा देगा, या डिसइन्वेस्टमेंट आपका है, डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही किस में जाएंगे? कैपिटल रिसिप्ट में। तो यहाँ पे क्या है? अगेन, डज क्रिएट एसेट एंड रिड्यूस लायबिलिटी। ठीक है, इसमें एसेट भी क्रिएट होता है और लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है, उसका अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग पे गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है, वो क्या करता है?
एसेट को क्रिएट करता है। रीपेमेंट ऑफ लोन, सरकार ने कोई लोन लिया था पुराना, उसे पूरा चुकता कर दिया, अब उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, तो ये लायबिलिटी को क्या किया, रिड्यूस किया। तो ये सारा चीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये क्विक रिवीजन था, कहीं पे एक पेज पे आप इसे लिख लेंगे तो दोहराते समय आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेवेन्यू बजट की बात आती है तो उसमें नाइदर नॉर होता है, और जब कैपिटल बजट में होता है तो डज होता है। ठीक है, डज क्रिएट लायबिलिटी एंड रिड्यूस एसेट, डज क्रिएट एसेट एंड रिड्यूस लायबिलिटी। यहाँ पे नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट वाज फॉर जस्ट क्विक रिवीजन। ओके, नाउ लेट्स गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट, जो कि आपका है बजट डेफिसिट या मेजर्स ऑफ डेफिसिट। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ डेफिसिट। ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, डेफिसिट। अगर डेफिसिट लिखा हुआ है तो हम लोगों ने इससे पहले बजट के टाइप्स में डिस्कस किया था कि बजट 3 तरह का हो सकता है, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस। तो यहां पे हम क्या लिखे हुए हैं, मेजर्स ऑफ बजट डेफिसिट। ऑलरेडी हमारा बजट क्या है, डेफिसिट में है। और अगर डेफिसिट होता है तो मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी, वो क्या थी कि एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट। जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो ज्यादा है, जबकि जो मिल रहा है वो कम है। तो ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है कि डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है। तो एक्सपेंडिचर पहले रखेंगे और उसमें से हम रिसिप्ट को माइनस कर देंगे। कितने तरह का आपके सिलेबस में है, तो इसमें 3 तरह के डेफिसिट हमें पढ़ना है जो कि सिलेबस में है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है आपका फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा जो आपके सिलेबस में है इसे हमें पढ़ना है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 सिलेबस में है, इसको 1 बाय 1 हम लोग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट एंड व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, व्हाट इज इट, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट से हम इसको शुरू करते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ओके, फर्स्ट see, very simple, it is the difference between revenue expenditure and revenue receipt. revenue expenditure और revenue receipt के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे आसान है फॉर्मूला इसका, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट बराबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑलरेडी बताया तो जो भी डेफिसिट है तो एक्सपेंडिचर वाला जो हिस्सा होगा वो ज्यादा होगा और जो रिसिप्ट वाला हिस्सा है वो कम होगा। इसका मतलब ऑलरेडी ये आपका नेगेटिव हम लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे इस साइड हमको नेगेटिव नहीं आएगा, बट चूंकि डेफिसिट कर दिया है इसका मतलब ये नेगेटिव में है यहाँ। ओके, तो रेवेन्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इनके बीच का जो अंतर है उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या मतलब है इसका, सरकार इसे क्यों कैलकुलेट करना चाहती है, क्या इम्प्लीकेशन है रेवेन्यू डेफिसिट का, वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसे हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, इम्प्लीकेशन पे जाएं उससे पहले हम लोग थोड़ा सा, जैसे फैमिली बजट होता है, जैसे गवर्नमेंट बजट है ना, वैसे ही फैमिली बजट होता है। परिवार में भी हम बजट बनाते हैं, हमारे भी कुछ खर्चे होते हैं जिसको हम कैपिटल और रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फूड पे खर्च करते हैं, क्लॉथिंग पे खर्च करते हैं। ठीक है, हम हमारे वहाँ कोई मेड काम करती है उसको हम पेमेंट देते हैं।
ये सब कैसे खर्चे हैं, थोड़ा सोच करके देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि फूड पे तो खर्चा होना ही है, क्लॉथिंग्स पे खर्चा होना ही है, मेड काम कर रही है उसको हर महीने हमको देना ही है उसका जो पेमेंट है, ठीक है। ये सब ऐसे खर्चे हैं जिनकी वजह से आपका जो क्या बोले लायबिलिटी या आपकी जो लायबिलिटी है वो कम होने वाली नहीं है, ठीक है। ये ऐसे खर्चे हैं जिनसे हमारा एसेट भी जनरेट नहीं होता है। बीइंग अ फैमिली मेंबर या बीइंग अ ओनर ऑफ फैमिली आपका कोई एसेट जनरेट नहीं होता है। क्लॉथिंग पे खर्चा करने से कोई एसेट जनरेट नहीं होगा, मेड को हम सैलरी दे रहे हैं उस पर कोई हमारा एसेट जनरेट नहीं होगा, फूडिंग पे खर्चा कर रहे हैं उस पर कोई हमारा एसेट जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब ये किस तरह के एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप के हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऐसे एक्सपेंडिचर हमने ज्यादा प्लान करके रखे हैं जबकि रिसिप्ट हमारा कम है। अब जरा सोच करके देखिए, अगर ऐसा होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट आपको मिलती है तो डेफिनेटली इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कैपिटल बजट से जा करके या तो हमें अपने एसेट को सेल करना पड़ेगा, जो हमारे गवर्नमेंट के एसेट हैं अपने एसेट सेल करेगी इस खर्चों को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये खर्चे रिकॉर्ड टाइप के हैं, इन्हें हम रोक नहीं सकते, इनको करना ही है, ठीक है। तो एक तो इसको पूरा करने के लिए वो क्या करेगी, कैपिटल बजट से या तो एसेट रिड्यूस करके लेकर के आएगी या बोरोइंग्स का सहारा लेगी। तो ऐसे खर्चे जिसको हम एक तरह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे ना तो एसेट जनरेट होता है ना लायबिलिटी रिड्यूस होती है, ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए हम अपने एसेट को बेच रहे हैं या बोरोइंग्स का सहारा ले रहे हैं। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वार्निंग सिग्नल है कि रेवेन्यू डेफिसिट को आप दुरुस्त करिए। कैसे, या तो आप क्या करिए, अपने खर्चों को कम करिए। खर्चे भी ऐसे होते हैं इसे हम कम नहीं कर सकते, जैसे डिफेंस पे जो खर्चा आता है वो इसी में जाता है, सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, तमाम वेलफेयर के प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट चलाती है वो भी इसी में आपका जाता है। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम कम नहीं कर सकते हैं काफ़ी हद तक। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट कम होगा, बीइंग अ गवर्नमेंट अगर आप चाहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट कम हो तो इसके लिए आपको एक्सपेंडिचर को आपको चेक करना पड़ेगा, या रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपका है, टैक्स एंड नॉन टैक्स कलेक्शंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उनको बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज तो आपको समझाई दिए थे कि अगर डेफिसिट है तो इसका मतलब ये है, रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसका मतलब ये है कि इनको पूरा करने के लिए हमें बोरोइंग करना पड़ेगा जो कि हमारी लायबिलिटी को बढ़ा देगा, या तो हमें अपने एसेट को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों ही जो चीजें हैं वो एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनएफिशिएंट तरीका कहा जा सकता है, बट गवर्नमेंट हैज टू डू, करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जिनको आप रोक नहीं सकते हैं, जिनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, और सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये खर्चे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बट वन थिंग इज क्लियर दैट फॉर टू restore or ensure consumption expenditure, government has to borrow or sell their assets to maintain this deficit, to fulfill this deficit, ठीक है। उसके लिए हमें या तो एसेट बेचना पड़ेगा या तो हमें बोरोइंग्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये दोनों ही तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कम करने का कोशिश काफी कर रही है और रिसिप्ट्स को बढ़ाने का कोशिश भी करती है, ठीक है। तमाम टैक्स बेस को बढ़ाने का कोशिश करती है, टैक्सेशन बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि इन खर्चों को पूरा किया जा सके, ठीक। सो दैट वाज रिलेटेड विथ व्हाट, रेवेन्यू डेफिसिट। द सेकेंड पोर्शन ऑफ द मेजर्स ऑफ डेफिसिट इज व्हाट, इट इज द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को डिस्कस कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट, fiscal deficit, that is the second one. fiscal deficit क्या है? fiscal deficit first of all it is very important for the purpose of examination. जो तीनों डेफिसिट हम लोगों ने डिस्कस किया है उन तीनों डेफिसिट में अगर हम ये कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट कौन सा है, दैट इज व्हाट,
फिस्कल डेफिसिट, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बार पूछे जाते हैं। और इससे पहले जो रेवेन्यू डेफिसिट था, रेवेन्यू डेफिसिट काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, उस पर भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो आने की प्रोबेबिलिटी बनती है वो फिस्कल डेफिसिट की रहती है। इसलिए दिस काइंड ऑफ डेफिसिट, टाइप ऑफ डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। सो बी क्लियर, बी दैट what is it, okay? What is fiscal deficit? It is very easy. It is the part of total expenditure which is to be fulfilled by borrowings requirement. टोटल एक्सपेंडिचर का वो हिस्सा जिसे बोरोइंग्स के थ्रू पूरा किया जाता है उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिर से टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ रहे होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को दो तरह से डिवाइड किया गया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को हम ऐड कर ले तो क्या मिलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर का वो हिस्सा जिसको किससे पूरा किया गया है, बोरोइंग से, वही क्या कहलाता है, फिस्कल डेफिसिट। या एक दूसरे टर्म में अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिस्कल डेफिसिट इज जस्ट सो द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट सरकार की बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट को शो करता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना उधार लेने की जरूरत है, कितना ऋण लेने की जरूरत है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, ठीक है। उधार कितना लेना पड़ेगा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, इसका कैलकुलेशन करने के लिए सरकार फिस्कल डेफिसिट निकालती है, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करती है। कैसे वो करती है, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट। फिस्कल डेफिसिट एफडी कह लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट व्हाट इज व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल receipt excluding borrowings, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट, लेकिन टोटल रिसिप्ट हमने क्या निकाल दिया, बोरोइंग्स का हिस्सा निकाल दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहें तो टोटल एक्सपेंडिचर के दो हिस्से हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस इधर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग्स भी इंक्लूड होता है, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को निकाल के जो कैपिटल रिसिप्ट हमारा है वो और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों को ऐड किया, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड किया, ठीक है। तो जितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर विच इज सम टोटल ऑफ रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ज्यादा है, उसे हम किससे पूरा करते हैं, बोरोइंग से। तो एफडी सिंपली किसके बराबर हो जाता है, बोरोइंग्स। इसका मतलब हमें कितना बारो करने की जरूरत है अपने टोटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, जो कि टोटल रिसिप्ट से पूरा नहीं हो पा रहा है। बोरोइंग को छोड़ करके जितने भी आपके टाइप ऑफ रिसिप्ट हैं, चाहे वो रेवेन्यू में आते हो चाहे वो कैपिटल में आते हो, उन सब से आपका पूरा एक्सपेंडिचर जो आपने प्लान करके रखा है बीइंग अ गवर्नमेंट, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, बोरोइंग्स, उधार लेना पड़ेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या कहेंगे, द पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच इज फुलफिल्ड बाय बोरोइंग्स इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। इजी। नाउ क्या इम्प्लीकेशन है इसका,
ये जो हमने किया है उसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा? तो एक चीज तो पहला आपको बताया था कि ये बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बताता है कि सरकार को कितना उधार लेने की जरूरत है। बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बताता है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बताता है। दूसरा, ये जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है दो तरह से हम कर सकते हैं। कैसा? एक आपका क्या है, इंटरनल और एक आपका क्या हो सकता है, एक्सटर्नल बोरोइंग। ठीक है, इंटरनल भी दो तरीके से हम कर सकते हैं। इंटरनल दो तरीके से, या तो हम आरबीआई से ले रहे हैं या तो हम किससे ले रहे हैं, पब्लिक से। ठीक है, अगर हम आरबीआई से बारो कर रहे हैं, ठीक है, तो उतने के बराबर मनी सप्लाई इकोनॉमी में चली जाएगी, बढ़ जाएगी। और मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में बढ़ती है तो उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जनरेट होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब लोगों के पास पैसे आ गए तो लोग डिमांड करेंगे तो अगर सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती है तो डेफिनेटली प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी और एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी में जनरेट होगा। ठीक है, तो देयर इज ए चांस ऑफ इन्फ्लेशन विद फिस्कल डेफिसिट अगर आरबीआई से करते हैं तो। ठीक, पब्लिक से ले लिया तो पब्लिक से लेकर के दूसरी जगह खर्चा कर दिया, मतलब एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डाल दिया, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक्सटर्नल बोरोइंग से अगर आप करते हैं, मतलब आप देश के बाहर, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट से आपने बारो किया या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बारो किया जो फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो आपके हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंशियल, जैसे WB है, IMF है, अगर इससे हम बारो करते हैं तो उसकी वजह से भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो अगेन इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। और एक और चीज होता है साथ में क्या, कि इंटरनेशनल डिपेंडेंस, ठीक है, वो बढ़ेगा। जैसे 1991 में आपका जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, हमारे पास बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज रह गया था। अबाउट 15 डेज के इंपोर्ट के लिए, जो एसेंशियल इंपोर्ट्स होते हैं उनके लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज थे, तो हम लोग WB के पास, वर्ल्ड बैंक के पास लेने के लिए गए थे पैसा। तो उन्होंने क्या किया, ट्विस्टेड हैंड, इसका मतलब पॉलिसी चेंज करने के लिए उन्होंने एक क्लॉज रखा कि आपको ये तभी देंगे जब आप पॉलिसी अपनी चेंज करिए, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करिए। तो उसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आनी पड़ी। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं, बाहर से हम उधार लेते हैं, तो उनके हिसाब से हमें थोड़ा चलना पड़ता है। दैट इज एक तरह का डिपेंडेंस बढ़ जाता है, या एक तरह से उनका कहिए इंटरफेरेंस आप इकोनॉमी में बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज एक और आपको बताएं कि अगर आप अंदर, मतलब अपनी इकोनॉमी में ही उधार लेते हैं, मान लीजिए पब्लिक से लेते हैं, मान लीजिए कमर्शियल बैंक से लेते हैं अगर आप उधार, तो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, ठीक है, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसी में से एक हिस्सा आपने क्या किया, बारो कर लिया। तो अगर आप उसी में से एक हिस्सा बारो करते हैं, एक और जो इफेक्ट जनरेट होता है, इसको कहते हैं क्राउड आउट इफेक्ट। क्राउड आउट इफेक्ट एक जनरेट होता है, इसको कहते हैं, या क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग, CROWDING, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट जनरेट होता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट आपको ये बताता है कि अगर गवर्नमेंट बारो करती है तो इकोनॉमी का जो मनी सप्लाई है, मान लीजिए हम कहें कि ये हमारा मनी सप्लाई है, ठीक है, टोटल इकोनॉमी मनी सप्लाई है पूरा, और ये इसमें से एक हिस्सा जो है इसने ले लिया, गवर्नमेंट ने क्या किया, बारो कर लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने उधार ले लिया। तो अगर एक हिस्सा गवर्नमेंट ने उधार ले लिया है तो जो रिमेनिंग हिस्सा बचा है वो किसके लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। टोटल मनी सप्लाई में से एक हिस्सा गवर्नमेंट ने बारो कर लिया, तो रिमेनिंग हिस्सा जो प्राइवेट सेक्टर के लिए रह गया है उसका फंड अवेलेबिलिटी कम हो गया।
फंड अवेलेबिलिटी कम होने से कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट सेंसिटिव हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस कर जाएंगे, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इंटरेस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट जो रिड्यूस होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो रिड्यूस होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो सरकार के बारो करने की वजह से फंड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है प्राइवेट सेक्टर के लिए। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ज्यादा चार्ज करते हैं और इस वजह से इंटरेस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस कर जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। ये एक आपका इम्प्लीकेशन है इसका फिस्कल डेफिसिट का, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और चीज ये है कि जब हम बारो करते हैं, ठीक है, सारा चीज बारोइंग से रिलेटेड है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मींस बारोइंग्स। सरकार बारो करने जा रही है इतने के बराबर, फिस्कल डेफिसिट जितना भी आता है उतने बराबर सरकार बारो करने जा रही है अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। सारा चीज जो भी जा रहा है वो सब बारोइंग्स पे ही आ रहा है, ठीक। चौथा जो चीज है वो ये है कि बारो तो सरकार प्रेजेंट में करती है, लेकिन उसका जो बर्डन पड़ता है वो फ्यूचर जनरेशन पे पड़ता है, ठीक है। आने वाले जनरेशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे भी हो, चाहे टैक्सेस बढ़ा करके, नॉन टैक्स कलेक्शन करके, जैसे भी हो, इसे रीपे करना है, तो इसका जो बर्डन है वो आने वाली जनरेशन पे पड़ता है। तो बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट की वजह से। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है और इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है, तो दीज आर द इम्प्लीकेशन। बारोइंग रिक्वायरमेंट को बताता है। अगर हम बारो करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल भी दो तरीके से है, आरबीआई और पब्लिक से ले सकते हैं। आरबीआई से लेंगे तो उतने के बराबर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, और इन्फ्लेशन अपने तरीके से इकोनॉमी पे असर डालता है। पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल अगर आप बारोइंग करते हैं दूसरी गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर हम बारो करते हैं तो उसकी वजह से भी इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। इसके बाद इसके अलावा फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, उनका इंटरफेरेंस आप इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। क्राउडिंग आउट आपको समझा दिया। क्राउडिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बारो करती है तो फंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर रिड्यूस कर जाता है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। ऐसे में इंटरेस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट्स जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं, जिसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, अगर हम उधार लेते हैं तो आज का उधार कल की जनरेशन के ऊपर लगता है रीपे करने के टर्म में स्पेशली, ठीक है। सो दिस वाज रिलेटेड विद व्हाट, सेकंड टाइप ऑफ बजट डेफिसिट, दिस फिस्कल डेफिसिट। The third one, let's discuss the third one, which is what, primary deficit. It is very easy. Deficit बड़ा आसान सा है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो जो फिस्कल डेफिसिट हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, जो बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट जो होती हैं उसी को हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दें, इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे न तो एसेट क्रिएट होता है न तो लायबिलिटी रिड्यूस होती है। इंटरेस्ट पेमेंट से आपका लोन चुकता नहीं हो रहा है, केवल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। इससे लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, ना तो एसेट क्रिएट होते हैं। तो अगर जो हमने बोरोइंग्स किया है, ठीक है, उस बोरोइंग्स में से हम क्या निकाल दें, बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी जो हिस्सा बचेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। तो इसका जो डेफिनेशन बनता है वो क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट
पेमेंट, जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको अगर हम निकाल दें तो जो बाकी हिस्सा बचता है वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, इनका फिस्कल डेफिसिट को क्या बोल रहे हैं, बोरोइंग्स। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने जो बोरोइंग्स लिया है, जो उधार लिया है, और इंटरेस्ट पेमेंट भी क्या है, एक तरह खर्चा ही है, उसमें से हमने इंटरेस्ट पेमेंट क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दिया। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, जितना आपने उधार लिया उतना ही आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, सरकार या गवर्नमेंट इज जस्ट बारो टू पे देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए बारो कर रही है। ठीक है, और दूसरी समस्या इस क्या आएगी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट आपका मान लीजिए 500 करोड़ का आपका इंटरेस्ट पेमेंट है और आपने 500 करोड़ का बारोइंग किया, तो ये 500 करोड़ जो आपने बारो किया वो पूरा का पूरा कहाँ चला गया, इंटरेस्ट के पेमेंट पर। ओके, और ये जो आपने बारो किया है इस पर आपको इंटरेस्ट अलग से देना है, क्योंकि ये आपको फ्री में तो मिला नहीं है। तो जिस पैसे को आप इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर खर्च किए वो की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिससे न तो आपका एसेट बढ़ता है न तो लायबिलिटी बढ़ती है, उसकी वजह से जो बोरोइंग्स लिया है वो इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो और भी ज्यादा बढ़ा देगा, और एक तरह से इकोनॉमी डेट ट्रैप में फंस सकती है या डेट ट्रैप की तरफ मूव करती है, ऋण जाल में फंस जाएगी कि हम ब्याज चुकाने के लिए उधार ले रहे हैं। ठीक है, हम जितना भी उधार लिए सारा का सारा ब्याज में चुका दिए। ठीक, अभी जो उधार लिए हैं उस पर अलग से ब्याज दोबारा से लगना ही लगना है। तो ये एक इम्प्लीकेशन होता है कि इकोनॉमी डेट ट्रैप की तरफ फंस रही है। ठीक है, सो क्या शो करता है, इट एक्चुअली इंडिकेट्स द नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट। इम्प्लीकेशन एक तो आपको समझा ही दिया कि डेट ट्रैप की तरफ हम जा रहे हैं अगर ऐसा है। दूसरा क्या कहता है, नेट बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेट बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट, इम्प्लीकेशन इसका निकल के आता है नेट बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट। देखिए, उधार लेना गलत बात नहीं है, बोरोइंग्स करना गलत बात नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये गलत होता है या सही होता है। अगर आप उधार लेकर के खा रहे हैं, उधार लेकर के अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर रहे हैं, पहनने पे खाने पे खर्चा कर रहे हैं उधार लेकर के, तो ये गलत बात है। आप उधार लेकर के उसे इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करने से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा, और उस इनकम से हम पेमेंट कर सकते हैं, जो उधार लिया है उसका ही पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उधार लेकर के इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिससे न तो एसेट बढ़ेगा न लायबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो नेट बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि ये हम जानना चाहते हैं एक्चुअली कि बोरोइंग्स का कौन सा हिस्सा हम एक्चुअल में एसेट क्रिएशन या लायबिलिटी रिड्यूस पे खर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चा किया वो तो एसेट और लायबिलिटी से उसका कोई लेना देना है नहीं, न तो एसेट बढ़ा न तो लायबिलिटी रिड्यूस हुई। तो हम ये पता करना चाहते हैं प्राइमरी डेफिसिट से कि एक्चुअल हमारा बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट कितना है, जिसको हम एसेट क्रिएशन पे खर्च करेंगे, जिसको हम कंस्ट्रक्शन के पर्पज से यूज करेंगे। ठीक है, वो हमारा नेट बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, तो इट वाज रिलेटेड विद व्हाट, प्राइमरी डेफिसिट। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है आपका, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है समझाइए, और खास करके उसमें भी पूछा जाता है आपका मल्टीपल चॉइस में या ट्रू फॉल्स में आपका ये आ सकता है कि क्या होता है ये। तो प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, तो तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, इस पर हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं और इन्हीं को निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ डेफिसिट को हम लोग इलस्ट्रेशन से देखने जा रहे थे। एक हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन हमने ब्लैक बोर्ड पे नोट किया है,
उसको डिस्कस करते हैं। और जो 3 कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट आपको समझाया था मैंने, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग्स का फिगर सेम आता है क्या, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया है, मतलब अपने से क्रिएट किया है, ताकि आप इसे इजीली आसानी से समझ सकें। लेट्स स्टार्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट दिया है आपका 17,000, सारे फिगर्स क्या हैं, करोड़ में हैं। ओके, तो 17,000 करोड़ कितना क्या दिया है, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना गवर्नमेंट कर रही है, 21,000 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है, 7,000 करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना कर रही है, वो है 3,000 करोड़। अब इन चारों के बेसिस पे हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को हम ऐड करते हैं अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 21 + 3 24,000। तो 24,000 करोड़ आपका क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को जोड़ करके, ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 17 + 7 अगेन 24,000। ऑलवेज कीप इन माइंड, दोनों आपस में हमेशा बराबर आएंगे। इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट्स। ओके, लेट्स डिस्कस द डेफिसिट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट जो पढ़ा है उसको निकालते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट आपको क्या बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कितना है, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 21,000 करोड़ और आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो है आपका 17,000 करोड़। ठीक है, 17,000, तो 21,000 माइनस 17,000 कितना आ गया, 4,000 करोड़। क्या आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितने हजार के बराबर है, 4,000 करोड़ के बराबर आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। इजिली यू कैन कैलकुलेट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का भी डेफिनेशन डिस्कस किया था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को निकाल करके। तो आप यहाँ पे देखिए, कैपिटल रिसिप्ट्स आपका कितना है, 7,000 के बराबर दिख रहा है आपको। कैपिटल रिसिप्ट्स आपका 7,000 है। इस कैपिटल रिसिप्ट्स को आपको 2 भाग में तोड़ा गया है। रिकवरी ऑफ लोन अगेन कैपिटल रिसिप्ट है। रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसिप्ट क्यों है, डिस्कस किया था, क्योंकि इससे सरकार को जो इंटरेस्ट पेमेंट मिलता था वो बंद हो गया। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई एक तरह से। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है 4,000, आपका रिकवरी ऑफ लोन है 4,000 करोड़ और बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज कितने के बराबर है, 3,000 करोड़ के बराबर है। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट को 2 भाग में अलग अलग करके लिखा हुआ है और इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 × 3 7,000, दैट इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन जब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट में से बोरोइंग्स वाले हिस्से को निकाल देते हैं। ठीक है, और बोरोइंग्स का हिस्सा कितना है, 3,000। तो हम केवल क्या ऐड करेंगे, 4,000। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में अदर देन बोरोइंग्स क्या है, रिकवरी ऑफ लोन कितना है, 4,000 के बराबर। और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हो रहा है आपका, 17,000 के बराबर। तो 17 और 4 कितना हो गया, ये 17 और 4 हो गया आपका 21,000। ओके, तो ये 21,000 आप 21,000 करोड़ क्या आ गया आपका, टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और टोटल एक्सपेंडिचर आपका ऊपर 24,000 करोड़ निकाल के रखा है, तो 24,000 माइनस 21,000 करोड़ हम घटाएंगे, क्या आएगा, 3,000। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया आपका, 3,000 करोड़ के बराबर। 3,000 करोड़ के बराबर जो फिस्कल डेफिसिट आपका आया है उसको आप मैच कराइए बोरोइंग्स के फिगर से, तो ये भी क्या है, 3,000। इसका मतलब जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज इक्वल्स टू बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट, वो यहाँ पे मैच कर रहा है। कीप इन माइंड, ये बात दिमाग में रखिएगा कि फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को शो करता है कि सरकार को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कितना उधार लेने की जरूरत है। ओके, तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो
तो फिस्कल डेफिसिट जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दे तो जो बचता है वही क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3000 करोड़ और जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट था वो 2000 करोड़ के बराबर है, माइनस किया तो कितना आ गया प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज सिंपली 1000 करोड़। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो मेजर्स हैं डेफिसिट के उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज वेरी इजी। सो इट वाज ऑल अबाउट रिलेटेड विद द यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इंडियन इकोनॉमी। 3 पार्ट में हम लोगों ने इस यूनिट को डिस्कस किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 was related with meaning and objective, second was component and structure, and last one was the measures of deficit. Hopefully you will be benefited with this lecture.